अगला हेडिंग है हमारा संधारित्र। संधारित्र जो स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे उसको तो पढ़ना ही था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन पहला टॉपिक जो डिपेंड था वो संधारित्र के ऊपर था, इसलिए इसको थोड़ा सा बताना पड़ा। ठीक है, इसको इंग्लिश बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर इस संधारित्र। ठीक है, संधारित्र क्या होता है तो तुमको बताया गया था। संधारित्र वह युक्ति है, ठीक है, जिसमें आवेशों को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, ये बताया गया था। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें आवेशों को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। अगर हम इसके रचना की बात करें तो संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं। कितनी प्लेटें होती है, दो प्लेटें होती है जो एक दूसरे के आमने सामने होती है। ठीक है, संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के आमने सामने होती है। एक प्लेट पर जितना धन आवेश होता है, ठीक है, दूसरे प्लेट पर उतना ही क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है, अभी कैसे आता है वो भी बताया जाएगा, ये धनावेश ऋण आवेश का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो पहले प्लेट पर जितना धनावेश होगा, ठीक है, उतना ही दूसरे प्लेट पर ऋण आवेश होगा। ठीक है, और उनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होता है। परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ जानते होंगे, बताया गया था परावैद्युतांक जिसका हो, जैसे तेल, कागज, मोम, शुद्ध जल, ये सब क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़े थे नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पर बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होगा। ठीक है, तो इस युक्ति को बोलेंगे क्या, संधारित्र यानी कि कैपेसिटी। संधारित्र का कार्य क्या है, अपने अंदर आवेशों को समाहित करके रखना। जैसे एक बर्तन का कार्य क्या होता है, किसी पदार्थ को अपने अंदर इकट्ठा करके रखना। ठीक है, उसी प्रकार से संधारित्र का काम है, ये आवेशों को अपने अंदर संचित करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने पढ़ा संधारित्र क्या होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये संधारित्र पर धन आवेश और ऋण आवेश आता है। ठीक है, अगर धन आवेश और ऋण आवेश की बात करें तो हम लोगों ने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक चीज पढ़ी थी। ठीक है, आवेशन, ठीक है, चार्जिंग, ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, याद आया। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रेरण द्वारा आवेशन, और एक पढ़े थे संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन जब करते थे तो क्या करते थे, एक आवेशित कोई अनावेशित वस्तु रहता था और उसको, देखो प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है, जब किसी अनावेशित वस्तु को, अनावेशित चालक को बिना छुए अगर हम आवेशित कर दें तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी कि उसको टच नहीं करना है, बिना छुए उसको आवेशित कर देना है। मतलब किसी आवेशित वस्तु से उसको टच नहीं कराना है कि आवेशित कर दो। ठीक है, क्योंकि आवेशित वस्तु को अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी तार द्वारा अगर जोड़ दें तो जिसका उच्च विभव होगा वहां से जो आवेश होगा निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगेगा, लेकिन हमको टच नहीं करना है। हमको क्या करना है, कोई अनावेशित वस्तु को बिना छुए आवेशित। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो उसमें हम लोगों ने बड़ा डिटेल में पढ़ा था। एक बार मैं वही चीज फिर से दोहराता हूँ, ध्यान से देखोगे तो ये तुमको समझ में आ जाएगा कैसे धन आवेश कैसे ऋण आवेश। ठीक है, जब हम कोई अनावेशित प्लेट लेंगे, मतलब जिस पर कोई आवेश नहीं है, तो कोई आवेश नहीं होने का मतलब मैंने पहले ही बताया था, आवेश शून्य होने का मतलब ये नहीं है कि उस पर आवेश ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जितने उसमें धन आवेश है उतने ही ऋण आवेश है, और धन आवेश ऋण आवेश के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, उदासीन पदार्थ होने का मतलब ये। तो इस
इसमें जितने धन आवेश है उतने ऋण आवेश है। जब इसके पास कोई दूसरी प्लेट हम लेकर आएंगे, कोई आवेशित प्लेट लेकर आएंगे, मान लेते हैं ये प्लस वाली प्लेट लेकर आए, इस पर 5 प्लस आवेश है, ठीक है, 5 ही ना, 2 2 4 5, ठीक है। अब जैसे ही हम कोई धनावेशित प्लेट इसके समीप लेकर आएंगे तो क्या होगा, प्रेरण होगा। प्रेरण होने का मतलब ये है कि इसके विपरीत का आवेश इस पृष्ठ पर आएगा। कैसे आएगा, अब हम जानते हैं ये जो उदासीन चालक पदार्थ है इसमें धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं दिखाता है आवेश का। लेकिन जैसे ही धन आवेशित वस्तु को इसके पास लेकर आएंगे तो इसमें जो धन आवेश और ऋण आवेश है वो अलग अलग होंगे। अब ये धन आवेश हम जानते हैं विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो अगर इसका प्लस है तो इसके अंदर जो माइनस आवेश है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो जो ऋण आवेश है उसकी इस वाले प्लेट पर आ जाएंगे इस प्रकार से। अगर यहाँ पर 5 धन है तो 5 ऋण भी आएंगे। और जो इससे जुड़े हुए धन आवेश थे, क्योंकि ये धन आवेश समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इस पर प्लस था तो प्लस वाला क्या होगा भैया, बाहर की ओर, उस दूसरी ओर क्या होगा, चला जाएगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा तो दूर होगा और जिसको आकर्षित कर रहा है वो पास आएगा, ऐसा होगा। अब इसको क्या करेंगे, किसी पृथ्वी से क्या करेंगे, इसको भू संपर्कित करना, भू संपर्कित का मतलब होता है कि पृथ्वी से जोड़ना। अब पृथ्वी जो है हमारा एक विशाल चालक है और हमको पता है कि क्या करेगा, पृथ्वी क्या करेगा, इसको अपने अंदर क्या कर लेगा, समाहित कर लेगा। अच्छा, ये धन आवेश इसके अंदर कैसे जाएगा, ऋण आवेश भी इसके साथ चला जाना चाहिए। तो ऐसे समझो, अगर कोई व्यक्ति, 2 लोग खड़े हैं, एक का हाथ पकड़ करके कोई खड़ा है और दूसरे को धक्का मारा जाए, दो लोग ऐसे सामने सामने खड़े हैं, एक अगर तुम दूसरे को धक्का मारोगे तो जिसका हाथ पकड़ा है वो तो गिरेगा नहीं, लेकिन जिसका हाथ नहीं पकड़ा है वो तो तुरंत चला जाएगा ना नीचे की तरफ, समझ आ रहा है नहीं। ऐसे ही इसको तो ये पकड़ करके रखना है, तो ये ऋण आवेश इसके अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात, धन आवेश मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, ठीक है। और ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ही एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गमन करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि धन आवेश इसके अंदर चला जाएगा। तो ध्यान रखना, ये चीज लिखा हुआ है कि भैया जो धन आवेश होता है इसके अंदर जाता नहीं है, पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन आकर के इसको उदासीन कर देते हैं, समझ में आ रहा है। और उसके बाद इस संपर्क को हम कट कर देते हैं, जब इस संपर्क को कट कर देंगे तो इधर का धन आवेश गायब हो जाएगा, समझ में आया नहीं। तो इस प्लेट पर क्या हो जाएगा, जितना धन आवेश उतना ऋण आवेश। अब इसके अंदर कोई अगर हम परावैद्युत पदार्थ भर दे तो ये क्या बन गया भैया, क्या ये समझ में आया। तो संधारित्र, ठीक है, जो पीछे पड़े वो बहुत कम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, संधारित्र समझ में आ गया, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं संधारित्र के प्रकार, इसकी बात करते हैं, संधारित्र के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। संधारित्र कितने प्रकार, अगर देखा जाए संधारित्र में मुख्य रूप से मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, कौन कौन से हैं, पहला है गोलीय संधारित्र। क्या होता है भैया, गोलीय संधारित्र, पहला क्या होता है, गोलीय संधारित्र, ठीक है। दूसरा हमारा होता है, दूसरा होता है बेलनाकार संधारित्र होता है, कौन सा होता है, या फिर समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, ये दूसरा है समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है।
और तीसरा होता है हमारा बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र, समझ में आया? तो संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है गोली संधारित्र, दूसरा है हमारा कौन सा समांतर प्लेट संधारित्र, तीसरा है बेलनाकार संधारित्र। जो क्रम है इसी क्रम में कुछ भी हुआ, ध्यान रखें। मतलब सबसे पहले गोली संधारित्र का ही उपयोग किया गया, ठीक है। लेकिन ये पाया गया कि ये जो चीज है, ठीक है, ये जो आवेशों को संचित करता था उसके लिए बहुत बड़े संधारित्र की, बहुत बड़े गोले की आवश्यकता होती है। ये आवेश को संचित करने के लिए बहुत बड़े त्रिज्या के गोले की आवश्यकता होती है। अब इतने बड़े गोले की त्रिज्या का अगर कोई कैपेसिटर बना दिया जाए, कंडेंसर बना दिया जाए गोलाकार, तो लगाएंगे कहाँ? जो चीज है उससे बड़ा तो गोला ही हो गया, उसमें इस्तेमाल कैसे करेंगे? ठीक है, पेंडुलम की तरह उसको पहले उठाओ, ठीक है, तब कोई चीज उठाओ तब लेकर जाओ। जैसे पंखे में लगाना है, गोलाकार संधारित्र अंदर लगा दिया, ठीक है, अब काम वही करेगा लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा होगा तब वो संचित करेगा आवेश को। समझ आ रहा है? अगर छोटा सा बेलनाकार संधारित्र जितना आवेश को संचित कर पा रहा है, उतने ही आवेश को संचित करने के लिए पूरे अगर कमरे भर का कोई इतने त्रिज्या का अगर तुम्हारा गोला हो, गोलाकार मानो इतना बड़ा गोला है, तो क्या पंखे में कैसे लटकाओगे या कहाँ पंखा लगेगा ये बताओ, दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि भैया ये तो हमारा असफल रहा, ठीक है, इसका ज्यादा यूज नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन इसका फार्मूला है, लेकिन अब तुमको नहीं पढ़ना है, इसमें अच्छा है तुम्हारा, ठीक है, पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, और इसके हम कई ढेर सारे डेरिवेशन भी देखेंगे, डेरिवेशन जो होता है, ठीक है, उसको भी करेंगे। उसके बाद आता है बेलनाकार संधारित्र, और ये सबसे खास है और ये नहीं दिया है, उसी की बात यही है, ठीक है, इस सिलेबस में नहीं है। तो तुमको पढ़ना कुल मिला जुला करके एक ही है, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार गोली संधारित्र के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुमको ये तो पता चले कि होता कैसा था, क्या होती थी इसकी संरचना, क्या होती थी, कैसा बनावट था, ठीक है। सबसे पहला है गोली संधारित्र, ठीक है, गोली संधारित्र होता है, ठीक है। देखो गोली संधारित्र होता है ना, समकेंद्रीय गोला जानते हो, समकेंद्रीय, ठीक है, समकेंद्रीय वृत्त जानते हो, ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो उनको समकेंद्रीय वृत्त हो, ठीक है। अब वृत्त गोला तुमको पता है कि बोर्ड पर बनाओ चाहे कॉपी में बनाओ एक जैसा बनाओगे, उसमें गोला अलग अलग तो कर नहीं सकते, वृत्त और गोला बस नाम पता होना चाहिए कि वृत्त है कि गोला है, क्या वृत्त नहीं होगा गोला होगा। तो जो समकेंद्रीय गोले लेने हैं, ये पहला हो गया जिसका केंद्र मान लेते हैं यही है, और ये दूसरा गोला हो गया जिसका केंद्र मान लेते हैं यही है, ठीक है। तो गोली संधारित्र होता है, उसमें जो गोली संधारित्र होता है वो दो समकेंद्रीय गोलों के जैसा होता है, ठीक है, दो समकेंद्रीय गोलों के आकार होता है, जिसमें छोटे वाले की त्रिज्या अगर हम a मानते हैं तो बड़े वाले की त्रिज्या क्या मानेंगे भैया, दूसरा मानेंगे b मानेंगे। मान लेते हैं छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल a है और बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल b है, सॉरी स्मॉल b है, ठीक है। अब इन दोनों गोलों के बीच में यानी कि इस भाग में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा होता है, परावैद्युत पदार्थ इसके बीच में भरा होता है, समझ में आया। अब केंद्र दोनों का एक ही है, ठीक है,
तो इस प्रकार से होता है गोलीय संधारित्र। समझ में आया? गोलीय संधारित्र क्या होता है? गोलीय संधारित्र में अगर इसकी रचना देखेंगे तो दो समकेंद्री गोले होते हैं। समकेंद्री है इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है। समकेंद्री मतलब एक केंद्र एक ही है लेकिन त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है। यानी कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कुछ होगी और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कुछ और होगी। समझ में आया?